तो फिजिक्स में क्या पढ़े थे अभी तक? मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू किए थे, है ना, और रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्या टर्क, ये भी समझा था, है ना। तो आज के क्लास में हम शुरू करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन, बातों को समझना। ठीक है, मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई एक बॉडी है। अगर इस बॉडी को अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट किया जाए, या फिर अगर हम ऐसे समझे, मान लो कोई एक बॉडी यहां पे है कुछ ऐसा, और मुझे इस बॉडी को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग घुमाना है। मतलब कैसे घूमेगा? अब ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर तो है नहीं, तो क्या कैसे होगा? हम अब इससे पहले जो भी चीज कर रहे थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे हुआ करता था? अगर मान लो ये आपका बॉडी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कहां पे लेते थे? उसके सेंटर ऑफ मास में लेते थे, जिसके अक्रॉस में उसको रोटेट करता था, ऐसे घुमाता था, ओमेगा घुमाता था। अभी लेकिन मैं क्या किया, मैंने इसको अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास पे ना रख के बाहर रख दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, बाहर रख दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसको ऐसा समझते हैं, अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे होता तो क्या होता? ये ऐसे घूमता, ठीक है ना। मैं इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहां से हटा के मैं इधर रख दिया। अब ये मान के चलो, मान के नहीं, ये सोचो इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और मान लो सारे जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मान लो 1 2 3 4 1, इसका मास है m1, या फिर मान लो सबका मास आपका सेम है, सारे जो पार्टिकल्स हैं वो उसका मास क्या है? सेम है। तो यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये हो गया r1, ये हो गया r2, ये हो गया r3, ये हो गया r4, ये हो गया या नहीं होगा? होगा। जब ये बॉडी मूव कर रहा होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे लाई करेगा? इसके मिडिल में, मतलब जहां उसके सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा या नहीं करेगा? लाई करेगा। तो उसी को हम मतलब रिप्रेजेंट करते हैं एज रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं, अगर एक बॉडी है यहां पे और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस बॉडी को मैं रोटेट कर रहा हूं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, देन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कहां पे लाई कर रहा होगा? वो लाई कर रहा होगा एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, होगा ना। तो उनके बीच, तो उस सिस्टम को जब रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। समझे या नहीं सर? समझ आया? पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चलेंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ द होल मास ऑफ द बॉडी वेयर कॉन्सेंट्रेटेड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी द सेम एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। इसका मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है? डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ द होल मास ऑफ द बॉडी वेयर कॉन्सेंट्रेटेड। होल मास ऑफ द बॉडी कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है? सेंटर ऑफ मास पे होता है ना। होल मास ऑफ द बॉडी कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है? सेंटर ऑफ मास पे। तो जो डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास तक का, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ द होल मास ऑफ द बॉडी वेयर कॉन्सेंट्रेटेड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी द सेम एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। मतलब अगर एक एक्चुअल में अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर होता, ठीक है, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना होगा उस बॉडी का, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दिस एक्सिस। समझे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है या नहीं समझ आया? समझ में आया? पक्की बात? चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस, अब मैंने क्या बोला कि अगर यहां पे एक एक्सिस होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन दिस एक्सिस विल बी सेम एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन दिस एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो पहले हम निकालते हैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr², पढ़े है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो ये बॉडी अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? m r1 का स्क्वायर प्लस m r2 का स्क्वायर प्लस m r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस m rn का स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसमें से अगर मैं मान लूं m को कॉमन ले लिया तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर, ये बनेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसके साथ m इंटू n कर देता हूं और r1
स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कर सकता हूं, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? n एक मल्टीप्लाई किया और एक n डिवाइड किया। स्मॉल m इंटू स्मॉल n, n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और m क्या है? मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो मास ऑफ ईच पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मास ऑफ द बॉडी मिल जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Rn का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या? n। ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी हमने अभी यहाँ पे निकाला है ना। मान लो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है AB, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से अलोंग AB। कितना होना चाहिए? यहां पे भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू along this axis, I will be equal to mk square। ये होगा, क्या बोला है? डेफिनेशन देखो, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ द होल मास ऑफ द बॉडी वेयर कॉन्सेंट्रेटेड, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी द सेम एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m r स्क्वायर, ठीक है ना। इसके अब तुम यहाँ पे r के लिए मत जाओ, यहाँ पे देखो I इक्वल टू क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? मास इनटू, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए ना, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। तो इसका मोमेंट, और दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू m इंटू k का स्क्वायर। k क्या है आपका? मैंने ये मान के चला है, लेट रेडियस ऑफ गायरेशन अलोंग AB कितना है? k, और अलोंग AB रेडियस ऑफ गायरेशन अगर k है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल टू कितना? m इंटू k स्क्वायर। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चलो, अब ये वाला भी I है, और मतलब ये भी I है और I ये भी है, तो mk स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना? m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Rn स्क्वायर, ये होना चाहिए बाय n, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो m और n गेट्स कैंसिल, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट ओवर ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इक्वल टू m के स्क्वायर। चलो, k हमने क्या बोला? मान लो k हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस, अच्छा वहां पर एक वर्ड आ रहा है रेडियस, रेडियस का मतलब क्या होता है? लेंथ ना। तो मैं मान लेता हूं रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा k है। तो अगर कोई एक बॉडी होगा, उसका इनर्शिया, जो इनर्शिया हम कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मास हो गया m हो गया क्या? मास ऑफ दिस बॉडी, और k हो गया क्या? उनके बीच का डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m इंटू k का स्क्वायर हुआ ना। तो I इक्वल टू m के स्क्वायर आ गया। तो k हमारा क्या वैल्यू आया? ये आया या नहीं आया? तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम इस वाले स्टेटमेंट से क्या बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन को हम ये बोल सकते हैं, इट इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ एवरी डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रूट मीन स्क्वायर ऑफ एवरी डिस्टेंसेस, रूट है, मीन निकल रहा है और यहाँ पे स्क्वायर भी हो रहा है, तो RMS नहीं समझ में आया। रूट भी हो रहा है, मीन क्या होता है? सबका सम बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और स्क्वायर भी हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ द किसका? डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हमें डिफाइन करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? RMS वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स of the body from the axis of rotation। ये उसका और एक डेफिनेशन भी आ गया, समझ में आया या नहीं है? आया, लिख लो। नेक्स्ट आता है आपका परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड, दो थ्योरम है, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम दोनों थ्योरम को समझेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। इतना तक हम हर चीज को समझते हुए जाएंगे। मान लो ये आपका एक लैमिना है, लैमिना मतलब पतला सा सीट ऑफ कोई भी आयरन हो, पेपर हो, कुछ भी हो, ठीक है, पतला सा सीट, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि है P, क्या है? P। अब इधर मैं क्या करता हूं? यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके ऊपर बन गए। मतलब ये हो गया, मान लो आपका x एक्सिस, ये बन गया आपका y एक्सिस, ये बन गया आपका z एक्सिस। मतलब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? मान लो ये आपका लैमिना है, तो x एक्सिस कहां पे होगा? x एक्सिस इधर, y एक्सिस इधर और z एक्सिस इधर, ठीक है, 3 डायमेंशन में। तो
ये हो गया आपका लैमिना, ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे अगर इस कोऑर्डिनेट, यहां पे क्या क्या कोऑर्डिनेट होगा, मतलब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर, अब पहले ये एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा, कैसे बताएं? यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो मुझे एक्स एक्सिस से दूरी मिल जाएगी। यहां से अगर मैं वाई एक्सिस से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो मुझे वाई एक्सिस से दूरी मिल जाएगी। तो कितना दूर है वाई एक्सिस से, ये कितना दूर है, एक्स डिस्टेंस दूरी पे है। मान लो ये हो गया, मान लो ओरिजिन, यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया मान लो एक्स, तो कितने दूरी पे है, एक्स दूरी पे है। समझो बात को, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, सॉरी वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, एक्स दूरी पे, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई दूर है। मान लो यहां ये हो गया ओरिजिन, यहां तक हो गया आपका डिस्टेंस वाई। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है वाई, और वाई एक्सिस से कितना दूर है एक्स, है ना। अब जेड एक्सिस से कितना दूर है कैसे निकालेंगे, यहां से अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दूं, ये मुझे आर वेक्टर मिलता है पोजीशन वेक्टर, तो जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस तो यहीं पे है ना, तो जेड एक्सिस से ये इतना दूरी पे है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या क्या होगा, एक्स कॉमा वाई होगा, क्योंकि जो जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, क्योंकि जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। होगा या नहीं होगा, होगा। और एज बिकॉज ये एक प्लेन के ऊपर है तो दो ही कोऑर्डिनेट इसके लिए एप्लीकेबल है, होगा। इतना तक समझे या नहीं समझे, समझे। अब अगर मैं इसमें ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम डालूं तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, होगा, सॉरी, होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के अलोंग निकालूं तो मुझे क्या मिलता है, हम देखते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, m इंटू, यहां पे इसका ये जो पार्टिकल है उसका मास है मान लो m, तो कितना होगा, एक्स एक्सिस से वो कितने दूरी पे है y, तो m इंटू वाई का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, तो कितना हो जाएगा m इंटू वाई स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। ये तो इस पार्टिकल के लिए होगा। अब अगर मैं होल लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस निकालूं तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऑफ p अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना अलोंग y एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, I will be equal to, या I x will be equal to, इसका अगर इस पार्टिकल का मास अगर m है, हर पार्टिकल का मास हम m मान के चलते हैं, और हर पार्टिकल इस x एक्सिस से कितने दूरी पे होगा, y दूरी पे होगा। ये जो पार्टिकल है ये कहां पे है, इस पॉइंट पे है। अब अगर मैं मान के चलता हूं इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस दिस एक्सिस कितना हो गया, एम वाई स्क्वायर। अब अगर मैं होल लैमिना का अलोंग एक्स एक्सिस में क्या लूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू क्या, मास ऑफ द होल लैमिना इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और इस पार्टिकल में, अब मैंने एज बिकॉज डायग्राम ऐसे बनाया है इसके ऊपर, इस पार्टिकल के लिए अगर मैं हर एक पार्टिकल के लिए ये डायग्राम बनाऊं, मतलब मान लो जो पार्टिकल यहां पे है उसके लिए भी अगर मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सेपरेट से बनाऊं तब भी वो वाई एक्सिस से कितना दूरी पे होगा, सॉरी एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे होगा, वाई दूरी पे होगा हर पार्टिकल के लिए। ये थोड़ा, अब देखो यहां पे पार्टिकल है इसलिए मैंने यहां पे बनाया। अब अगर यहां पे पार्टिकल है और मैं यहां पे बना दूं आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान लो यहां पे, तो ये भी तो वाई दूरी पे ही होगा एक्स एक्सिस से, होगा या नहीं होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ m इंटू वाई का स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। वैसे ही अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, आई वाई कितने दूरी पे है, x दूरी पे है। ये पार्टिकल y एक्सिस से कितने दूर है, x दूर है, तो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ m x स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। और वैसे ही z एक्सिस पे कितना हो जाएगा, i z समेशन ऑफ m इंटू कितने दूरी पे, r का स्क्वायर पोजीशन वेक्टर, तो r का स्क्वायर, और r के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ m एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m वाई स्क्वायर, ये आई जेड हो गया। अब अगर हम देखें ये किसका वैल्यू है, आई वाई का, तो देयरफॉर आई जेड विल बी इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, होगा या नहीं होगा। यही चीज आपको बोलता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बोलता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन ऑफ लैमिना अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन कोई भी एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, पर इस प्लेन के साथ कौन परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन
is equal to the sum of the moments of the inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its own plane. मतलब इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एंड अबाउट दिस. तो वही निकला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस in its own plane and the intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through the lamina. और कहां पे ये दोनों मिल रहे होंगे? जहां पे ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो लैमिना से बाहर जा रहा होगा. मतलब अगर मुझे एक प्लेन ये ऐसे गिवन है, इसके और इसका सेंटर ऑफ एक्सिस मान लो एक परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस बॉडी का इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस सरफेस के ऊपर, यहां से एक परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर, सॉरी ऐसे और ऐसे, और इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, दोनों को अगर ऐड कर दूं तो मुझे इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. समझे या नहीं समझे? पक्का? कोई डाउट? लिख लो. अब समझते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है, मान लो आपके पास कोई एक लैमिना है कुछ एक ऐसा, ठीक है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस दिस निकालना है. मान लो ये हो गया पी एंड क्यू. मान लो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पी एंड क्यू से इसके एक्स अलोंग, ठीक है. मान लो मैं एक पार्टिकल यहां पे मानता हूं जो कि पॉइंट पी और जिसका मास है मान लो एम, ठीक है, जिसका मास है मान लो एम. क्या बोला है मुझे? मैं पहले क्या करूंगा, एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा या बनाऊंगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. मान लो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां लाई करता है इस बॉडी का, ठीक है, जो कि है सी पॉइंट पे लाई करता है सेंटर ऑफ मास, और मैं एक एक्सिस यहां पे ड्रॉ करूंगा, और सेंटर ऑफ मास से इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो मान लो आपका कितना हो गया, एक्स, ठीक है, मैंने ड्रॉ किया, और यहां से सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो मान लो स्मॉल डी, ठीक है. इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल पी along PQ कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल P अबाउट PQ कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर. एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा? ये तो हो गया उस पार्टिकल का. तो सारे पार्टिकल्स का कितना हो जाएगा? I इक्वल टू फॉर द होल लैमिना कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा? दैट विल बी इक्वल टू कितना? I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2xd, ये होगा. तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ m एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m 2m xd, ये होगा या नहीं होगा? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग AB. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग AB कितना हो जाएगा? इतना mx स्क्वायर. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस ना, तो यहां से डिस्टेंस कितना है, इसलिए x लिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं ये निकाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सिर्फ D कितना होगा? मतलब अगर मैं समेशन ऑफ m इंटू डी स्क्वायर करूं तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो यहाँ देखो, यहाँ पे जो आई हमारा निकला है, आई हमारा क्या क्या निकला है? एक तो समेशन ऑफ mx स्क्वायर, समेशन ऑफ md स्क्वायर और समेशन ऑफ 2mxd स्क्वायर, ये निकला है ना. तो mx स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास ICM लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? अब समेशन ऑफ md स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? समेशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स कितना हो जाएगा? मास ऑफ द होल बॉडी या होल लैमिना, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू डी स्क्वायर. लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? अब सेकंड क्या आता है? समेशन ऑफ 2mxd. यहां पे 2 हमारा कांस्टेंट है ना, और ये जो d है ये भी कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास से इसका दूरी, ये भी कांस्टेंट होगा. तो 2 और d को अगर मैं बाहर ले आऊं तो समेशन ऑफ mx ये बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं समझ आया क्या नहीं समझ आया? 2 का कांस्टेंट है, d इस पोजीशन से इस पोजीशन का डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा. तो इसको भी बाहर ले आया तो बचेगा क्या? समेशन ऑफ x और mx बचेगा, वही लिखा हूं. अब समेशन ऑफ mx कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ mx मतलब सम ऑफ ऑल मास एट इट्स सेंटर ऑफ मास. मतलब ये बॉडी सेंटर ऑफ मास में अपने आप बैलेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दिस पॉइंट कितना होगा? अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, ठीक है, मतलब वो उस पॉइंट पे ये बॉडी या ये लैमिना बैलेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दैट पॉइंट कितना हो जाएगा सारे पार्टिकल्स का?
वो बैलेंस क्यों कर पा रहा है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे को बैलेंस कब कर पाता है? जब सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो? जीरो हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ा रहा था तब बताया था। मतलब हर पार्टिकल का, अगर मान लो ये रॉड है, ये इसको ऐसे समझो, अगर ये रॉड है, ये इस जगह पे बैलेंस क्यों कर पा रहा है? क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होंगे वो एक दूसरे को इक्वल कर रहे होंगे ना। तो ये बॉडी इस पॉइंट पे बैलेंस क्यों कर पा रहा है? क्यों कर पा रहा है? क्योंकि मोमेंट ऑफ हर पार्टिकल एट दिस पॉइंट कितना होगा? जीरो। तो मोमेंट ऑफ हर पार्टिकल विल बी इक्वल टू कितना? ये होगा ना mx। तो दैट विल बी इक्वल टू 2d इंटू क्या? जीरो। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। अब ये जो तीनों वैल्यू निकले, अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो i इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा? i विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ mx का स्क्वायर कितना है? ICM प्लस समेशन ऑफ md स्क्वायर कितना है? कैपिटल M इंटू डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2mxd कितना है? जीरो। तो जीरो लिखो ना लिखो बराबर है। तो द मोमेंट, तो ये आपका क्या प्रूफ करता है? ये आपका प्रूफ करता है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट कोई भी एक्सिस, मैं तो एग्जांपल के लिए यहां पे लिया, आप कहीं पे भी ले लो, अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, और वो इस एक्सिस से क्या हो? पैरेलल हो, center of mass plus the product of the mass of the body and the square of the perpendicular distance between two parallel axes, square of the perpendicular distance between two parallel axes, ये दोनों पैरेलल हैं, उनके बीच के perpendicular distance दी है। तो moment of inertia of this body कितना हो गया? moment of inertia along center of mass plus product of mass of the body into mass of the body and perpendicular distance between both axes हो गया। ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसको लिख लो। इसके बाद अभी हमने ये तो दो तरीके सीखे कि हम एक बॉडी का मोमेंट ऑफ मास, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कर सकते हैं और दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होंगे या ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे 3 डायमेंशंस में, रिंग हो गया, रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जब एक्सिस अलग अलग पोजीशन में होगा, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपको एंट्रेंस में भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।